तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। महिलाएं समय के साथ अपने शरीर में कई बदलावों से गुजरती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए उन्हें देरी नहीं करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, क्योंकि सावधानी और रोकथाम गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने का एकमात्र तरीका है। इसके साथ ही नियमित रूप से हेल्थ चेकअप जीवन जीने का एक सही तरीका है। हालांकि बहुत कम महिलाएं बिना किसी बीमारी के डॉक्टर के पास जाती हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह जानना है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित रहना कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी लापरवाही से जीवन भर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। लेकिन आज हम आपका डॉक्टर कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे कि महिलाओं को कौन कौन सी समस्या हो सकती है, कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कैसे निजात हम पा सकते हैं। वहीं पर ऐसी स्थिति में सही और सटीक जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसलिए आज ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए विशेष है, जिनमें हम तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगी मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता मिश्रा। इसके इतर आपको एक और जानकारी बता देते हैं, अगर इस कार्यक्रम को महिलाएं देख रही है तो वह अपना सवाल पूछ सकती हैं, सुझाव ले सकती हैं, परामर्श ले सकती हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, अगर इस कार्यक्रम को महिलाएं देख रही हैं तो वह लगातार सवाल पूछ सकती हैं, सुझाव ले सकती हैं, परामर्श ले सकती हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। तो महिलाओं से जुड़े कोई भी रोग हो या फिर कोई भी समस्या हो तो आप तुरंत कॉल कीजिए, सुझाव लीजिए और परामर्श ले सकते हैं। तो आपको बता दें, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो आपके जहन में कोई भी महिलाओं से जुड़ा हुआ जो रोग है, जो समस्या है, तो आपको बता दें, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अब कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता मिश्रा जुड़ गई हैं। डॉक्टर अनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद, नमस्ते जी नमस्ते जी। डॉक्टर अनीता, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस जैसे देखिए, एक यूट्रस का अंदर एक लाइनिंग होता है जी, जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। जब हम लोगों को मतलब महिला को मेंसेस आता है तो एंडोमेट्रियम शेड होता है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि यूट्रस का अंदर ना होने की बजाय ये या तो मायोमेट्रियम के अंदर या तो ओवरी में या तो ट्यूब में, कभी कभी ऐसे जगह में कि अपेंडिक्स में भी हम लोग देखे हैं, सिजेरियन का स्कार में भी हम लोग एंडोमेट्रियोसिस को देखे हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस वो होता है कि प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियम इन अदर देन इस नॉर्मल पोजीशन। जी डॉक्टर अनीता, क्या एक गंभीर समस्या है? ये जब कि मेनोपॉज नहीं अटेन करता है तब कुछ न कुछ दिक्कत इस महिला को होता रहेगा जी, क्योंकि एंडोमेट्रियम जैसे हार्मोन्स को जो रेस्पॉन्स मिलता है मेनोपॉज के बाद वो खत्म हो जाता है, तो उसको दिक्कतें भी खत्म हो जाएगी। एंडोमेट्रियोसिस में जैसे बच्चा ना रुकने वाला दिक्कत, और हर मेंसेस में बहुत अति ज्यादा दर्द मेंसेस में, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। और डिस्पेरोनिया, तरह तरह का प्रॉब्लम एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होता है। ये मतलब जब से मेंसेस स्टार्ट होता है तब से मेंसेस बंद होने तक ही उसको प्रॉब्लम रहेगा, चाहे बच्चे को कंसीव करने में और हर मासिक का जो ऋतु उसको आता है उस दौरान का दर्द को ले लीजिए, तो मतलब ये सब परेशानी एंडोमेट्रियोसिस में आता है। डॉक्टर अनीता, क्या इस समस्या का निजात मिल सकती है हमें? उसका दवाएं आते हैं, हम लोग दवाएं भी देते हैं। और मान लीजिए वो ओवरी में उसे एक एंडोमेट्रियोमा टाइप में बन गया है तो उसको सर्जरी भी करते हैं, दवा से भी आराम होता है। थोड़ा इनफर्टिलिटी रिलेटेड हम लोग बहुत ज्यादा समस्याएं एंडोमेट्रियोसिस को लेके झेलते हैं, क्योंकि सब चीज वहां आकर के चिपक जाता है। मतलब वो बच्चा कंसीव होने में दिक्कत होता है। तो ट्रीटमेंट मेडिकली भी है, सर्जिकल भी है इसका। जी, अगर सर्जिकल कराएं तो क्या इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है? नहीं, सर्जरी का एक्सेस साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए 30 साल की एक महिला आती है, उसको एंडोमेट्रियोसिस है, हम एंडोमेट्रियोमा है मान लीजिए, तो हमने सर्जरी करके उसको निकाला, उसके बाद भी तो उसको हर महीना मासिक आता रहेगा और फिर वो कलेक्ट होता ही रहेगा फिर से।
और ये जब तक वो मेनोपॉज नहीं अटेंड करेंगी तब तक ये प्रॉब्लम एंड नहीं होगा। जी। और एक रिपोर्ट सामने तो आई है। उसके बाद जी सर्जरी करने के बाद दवा चलाते जी रहिए आप। जी डॉक्टर अनीता, एक रिपोर्ट सामने आई कि महिलाओं में क्रॉनिक डिसीज विकसित होने की आशंका पुरुषों के मुकाबले 5% ज्यादा होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी 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 और सहमत अगर है। जी, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर इस बारे में चर्चा करें कि क्रॉनिक डिसीज क्या होता है, किस तरीके से शरीर में विकसित होती है। क्रॉनिक डिसीज कोई डिसीज थोड़ी ना होता है। ये जी क्रॉनिसिटी मतलब बहुत लंबा लंबा बीमारी। वो जी डायबिटीज हो सकता है, वो हाइपरटेंशन हो सकता है, वो कोई भी बीमारी जो लंबा चले उसको क्रॉनिक बोलते हैं। वो ऐसे कोई बीमारी नहीं होता है। जी क्रॉनिक एक टर्म है, जी। और बात करें यहाँ वो पर एक बीमारी जी, नहीं है। और बात करें यहाँ पर स्कैबिज क्या होता है। सॉरी, स्कैबिज। हमको नहीं सुनाई सही दे रहा है। जी डॉक्टर अनीता, मैं पूछ रहा हूँ कि स्कैबिज क्या होता है और इस तरीके से जो समस्याएं सामने आती है महिलाओं को कैसे निजात मिल सकती है। हमको थोड़ा सा सुनाई नहीं दे रहा है वर्ड, आप स्पेल करेंगे? चलिए मैं दूसरा आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। जेनिटल हर्पिस क्या होता है? कि हर्पिस एक वायरल इन्फेक्शन होता है। जी जब ये वायरल इन्फेक्शन जेनिटेलिया को अफेक्ट करता है, इसको जी जेनिटल हर्पिस बोलते हैं। जी। और ये समस्या महिलाओं के इलाज है? भीतर किस तरीके से पैदा होती है और क्या इस तरीके का निजात भी मिल सकता है इससे? इसका दवाई होते हैं और सेक्सुअल ट्रांसमिशन बाय टच स्प्रेड हो सकता है। और इसका इलाज है, एंटीवायरल ड्रग्स हम लोग देते हैं, टॉपिकल क्रीम्स देते हैं। जी। और बात करें यहाँ पर अगर इस समस्या के लिए, इस जेनिटल हर्पिस के लिए क्या कोई टेस्ट भी होता है इसके लिए, और टेस्ट होता है तो कितना खर्चा आता है उसका? उसका खर्चे का हमें ऐसा नहीं पता है, जी बट क्लिनिकल सिम्टम्स और कुछ पैथोलॉजी टेस्ट से पता चल जाता है कि ये जेनिटल हर्पिस है। जी। और एक रिपोर्ट है अनीता, हमारे जी देश में लगभग 70% महिलाओं में विटामिन डी की कमी होती है। ऐसा क्यों होता है? जी जी और इसके लक्षण अगर ऐसा देखें इसीलिए तो होता है। देखिए, शुरुआत में हमारे यहाँ लक्षण क्या देख पर्दा सकते हैं? सिस्टम है ना, पर्दा सिस्टम में हम लोगों को बाहर घर से निकलने नहीं देते हैं, तो धूप जैसे चीज हम लोग एक्सपोज ही नहीं है, महिलाएं के अंदर बैठे रहते हैं। और स्पेशली अगर वो वेजिटेरियन डाइट पे है तो विटामिन डी का सोर्स बहुत कम है वेजिटेरियन डाइट में। और ऊपर से घर से बाहर नहीं निकलेंगे, सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी आपके ऊपर, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी ज्यादा तो हो गई होगा। जी। तो और इसमें मुझे लगता अगर है कि पर्दे जी सिस्टम की वजह से ज्यादातर ये विटामिन डी का दिक्कत ज्यादा है। जी। और अगर इसमें देखें, इसमें लक्षण क्या देखने को मिल सकते हैं शुरुआती तौर पर? आजकल बताया जाता है कि विटामिन डी का डेफिशिएंसी मतलब कोल्ड से लेकर के हड्डी में दर्द तक कुछ भी मतलब लंबा हो जाता है। वो एक जनरल सिम्टम्स कुछ भी उसको हो सकता है। तो हम लोग जब आता है तो कोल्ड से लेकर के बोन का दर्द तक की हम लोग विटामिन डी से सब्स्टिट्यूट करते हैं यूजुअली। जी। और डॉक्टर अनीता, अगर बात करें इसमें इस कमी को पूरा करने के लिए हम किस तरह की डाइट ले सकते हैं और डाइट में क्या क्या शामिल होना चाहिए? अगर वो वेजिटेरियन डाइट में है तो धूप में बैठे वो लोग कम से कम 10-15 मिनट रोज, और विटामिन डी का सप्लीमेंट भी आता है। और डाइट में बताया जाए तो नॉनवेज डाइट में बहुत ही अच्छा विटामिन डी का सोर्स मिल जाएगा। जी। और इसके तरह बात करें, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या होता है और शुरुआत में किस तरीके की यह समस्या आती है, लक्षण किस तरीके से होते हैं, हम टेस्ट क्या करा सकते हैं, इसमें कितना खर्चा आता है? ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल डिजीज होता है। जी। ये क्या होता है कि हार्मोन्स के असंतुलन की वजह से ओवरी में छोटे छोटे सी हाइड्रोजेनिक सिम्टम्स भी हमारे मरीज में हो सकता है। ये आम एडोलेसेंट से लेकर के मेनोपॉज तक ये लोग पीड़ित रहते हैं। यूजुअली इरेग्युलर मेंसेस और मेल टाइप ऑफ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, में बाद में इनफर्टिलिटी, बच्चा रुकने में भी इनको दिक्कत आ सकता है। और ज्यादातर एक ये बहुत ही सोशल प्रॉब्लम है ये, कि लेडीज अक्सर लुक्स को लेके भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। तो ये मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर पैटर्न और सामाजिक भांजपन तो आप जानते हैं, सामाजिक का इलाज है बेसिकली वेट लॉस। जी। अगर वो ओबीस है तो वेट लॉस करेंगे तो अपने आप में बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है।
जी और हार्मोन्स का सप्लीमेंट्स भी हम लोग देते हैं। अगर बाकी सिम्टम्स के रिलेटेड जैसे हाइपर एंड्रोजनिज्म है तो हम लोग बाल कम आने वाले दवाई आते हैं, क्रीम्स आते हैं और ये सब देते हैं। अगर इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है तो मतलब बनने वाला दवा उनको दे करके फिर हम लोग मदद करते हैं कि बच्चा रुकने में ये हो। और यूजुअली हार्मोन्स दे करके मेंसेस को भी रेगुलर करते हैं और जो हाइपर एंड्रोजनिज्म का जो स्टेट इनके शरीर में रहता है उसको कम करने के लिए हम लोग हार्मोन से सब्स्टिट्यूट करते हैं। जी, मतलब बिना किसी दिक्कत के यहाँ पर इसका इलाज हो सकता है। और अगर बात करें इसी को लेकर, पीओएस को लेकर अगर बात करें तो ये किस वर्ग की महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिलता है? क्या कोई इसको लेकर स्पेसिफिक उम्र भी है कोई? ज्यादातर मोटे लोगों में पीसीओएस पाया जाता है। ऐसा नहीं है, लीन पीसीओएस भी पाया जाता है, बट ज्यादातर ये पीसीओएस पेशेंट ओबीज रहते हैं। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल बदलाव करें। मतलब आप किसी भी बीमारी को लेकर के देख लीजिए, मोटापा एक बहुत ही बुरी चीज होता है। तो मुझे लगता है फिटनेस आज के जमाने में बहुत इम्पोर्टेंट है, अपना सेहत के लिए प्लस अपना लुक्स के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि अपना डाइट को कंट्रोल में लेडीज रखे और फिटनेस का अपना ध्यान दे, रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो पीसीओएस को भी बहुत ट्रीटमेंट करने में हम लोगों को मदद मिलता है। जी, यहाँ पर डॉक्टर अनीता अगर बात करें, चूंकि महिलाओं को लेकर जितनी समस्या होती है, पुरुषों को लेकर जितनी समस्या होती है, जितने रोग होते हैं, उसको लेकर समय समय पर तमाम तरीके की स्टडीज होती रहती है और रिपोर्ट भी सामने आती है। और एक ये रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई है। जी, मैं आपसे इससे पहले सवाल पूछे, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, हमारे साथ अंकिता जुड़ी है। अंकिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? जी हेलो सर, एक्चुअली मेरी शादी को 4 ईयर हो गए हैं। हेलो जी अंकिता जी, आप दोबारा से सवाल दोहरा दीजिए। सर, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और सर मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं और मुझे आईवीएफ सजेस्ट किया गया है। मुझे आईवीएफ के बारे में चीजें जाननी थी कि एक्चुअली आईवीएफ है क्या। जी, हम बताते हैं आपको। हो सकता है आपका जांचे के द्वारा ये पता चल गया हो कि नॉर्मल तरीके से आपका बच्चा नहीं रुकने वाला, इसीलिए उन्होंने आईवीएफ आपको सजेस्ट किया होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब जब मान लीजिए आपका ट्यूब्स ब्लॉक है और एक यूट्रस होता है, 2 ट्यूब्स होता है, 2 अंडाशय होते हैं हमारे। तो जो अंडा बनता है वो ट्यूब के द्वारा यूट्रस में आता है और अगर आपके दोनों ट्यूब ब्लॉक है मान लीजिए, तो अंडा जो है अंडाशय से यूट्राइन कैविटी में आ नहीं पाएगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग कि अंडा बनने वाला दवा इंजेक्शन सब मरीज को देते हैं और अंडा जब बनता है उसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन से उसको निकालते हैं और हस्बैंड का वीर से उसको बाहर मिलाते हैं प्रणाल में और उसका एक भ्रूण बनाते हैं। जो भ्रूण बनेगा तो आप ही के यूट्रस में उसको रखते हैं और हार्मोनल सपोर्ट दे करके उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कराते हैं। ये आईवीएफ होता है। ओके मैम। जी थैंक यू मैम। जितना आप सुनते हैं कि अननेचुरल है उतना अननेचुरल ये है नहीं, केवल हम लोग आपको एड करते हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। जैसे कई उसमें भ्रांतियां हैं कि ये एक अननेचुरल चीज है। मेरे पास कई मुस्लिम पेशेंट आते हैं कि ये जायज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही के हस्बैंड का वीर है, आप ही का अंडा है, अनलेस अदरवाइज इट इज डोनर साइड आईवीएफ, आप ही का सब होता है और नेचुरली उसको ये किया जाता है। केवल आपको हम लोग थोड़ा सा हेल्प करते हैं बस, क्योंकि ट्यूब्स ब्लॉक है, बाईपास करके हम लोग उसको ये करते हैं। चलिए अंकिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर अनीता, मैं इस सवाल को और आगे लेकर जाना चाहता हूं ताकि दर्शकों तक एक सही और एक सटीक जानकारी पहुंच सके। आपके अनुसार आईवीएफ का जो सक्सेसफुल रेट है अब तक कितना है? क्या इससे कोई साइड इफेक्ट भी होता है क्या? आईवीएफ का सक्सेस रेट देखिए वो डिपेंडिंग ऑन द सेंटर होता है कि 40 से 60% अच्छा रिजल्ट मिलता है अच्छे सेंटरों में। तो डिपेंड्स ऑन द पेशेंट और डिपेंड ऑन द आईवीएफ लैब, डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर, डिपेंड्स ऑन द ट्रीटमेंट गिवन। तो ये वेरी करता है। और अगर बात करें इस पूरे प्रोसेस को होने में कितना समय लगता है? वो भी डिपेंड करता है मरीज के ऊपर। अगर वो यंग पेशेंट है, अच्छे खासे पहले साइकिल में ही अच्छे ऊंचाई हमको मिले हैं और हस्बैंड का भी कंडीशन अच्छा है और तो एक ही साइकिल में मिल सकता है। जी,
और क्या ये हर जो महिला है, चाहे जितनी मर्जी उनकी उम्र हो, क्या हर उम्र पे लागू हो सकता है? उसी तरीके से काम करेगा, उतना ही सक्सेसफुल रेट होगा इसका? देखिए, डिपेंड्स ऑन द एज। अगर एजेड पेशेंट है, मेनोपॉजल है, अगर उसका अपने से अंडा बनने का कोई ये नहीं हो, तो हम लोग डोनर उस साइड से ले सकते हैं। उन्हीं का हस्बैंड का वीर रहेगा और डोनर का अंडा रहेगा, उसको मिला के भ्रूण बना के इसी महिला के यूट्रस में रख के पैदा करते हैं। तो महिला को भी ये खुशी रहेगा कि मैंने पैदा किया है, भले उसका अंडा ना हो, और उसका हस्बैंड का वीर रहेगा। वो ये कर सकते हैं ओल्ड एज में। जी। और बाकी हार्मोनल सपोर्ट हम लोगों को देना पड़ेगा, ताकि उसका शरीर उस बच्चे को रिजेक्ट ना करे। एज के अनुसार हार्मोन्स भी कम होते रहते हैं, तो हार्मोनल सप्लीमेंट दे करके हम लोग प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं। जी। डॉक्टर नेता, हम इससे पहले बात कर रहे थे कि पुरुषों के रोगों को लेकर, समस्याओं को लेकर, महिलाओं के समस्याओं को लेकर, रोगों को लेकर तमाम तरीके की स्टडीज समय समय पर हो रही है और रिपोर्ट भी सामने आती है। और एक रिपोर्ट सामने आई है, उससे आप कितना सहमत है कि महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता पुरुषों की तुलना में कमजोर होती है, मजबूत नहीं होती है? ऐसे कहना मुश्किल है कि इम्यूनिटी पावर लेडीज का ही कम है, ये कहना मुश्किल है। अगर उसने अपना ख्याल अच्छी तरह से रखा हो, फिटनेस अच्छा हो, उसका न्यूट्रिशन अच्छा हो, तो ऐसा कोई रीजन होना नहीं चाहिए ये कहने को कि लेडीज का इम्यूनिटी पावर कम है। ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि चाहे वो इमोशनल, चाहे वो फिजिकल पावर हो, लेडीज किसी तरीके से कमजोर नहीं है। हाँ, भगवान ने इस तरीके से थोड़ा बनाया भेदभाव कि आदमी शारीरिक रूप से थोड़ा सा बलवान होता है महिलाओं के प्रति कंपैरेटिवली, बट लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम अपने फिटनेस को कैसे रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इम्यूनिटी पावर लेडीज का किसी कम है किसी तरीके से। जी। और एक ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि महिलाएं ज्यादा अवसाद का शिकार हो जाती हैं, उनकी मनोस्थिति कमजोर होती है। मनोस्थिति बिल्कुल गलत है जी। इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है, अवसाद का, स्ट्रेस लेने लगती हैं ज्यादा पुरुषों की तुलना में, टेंशन में ज्यादा रहने लगती हैं, एनीमिया की सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं को होती है। क्योंकि देखिए, हार्मोनल चीजें लेडीज से थोड़ा ज्यादा जुड़ी हुई है जी। तो अगर आप मनोस्थिति का बात कर रहे हैं, मनोबल का, तो मैं सोचती हूँ कि महिलाओं में कोई कमी नहीं है पुरुषों के हिसाब से। लेकिन अगर हाँ इमोशनल स्टेटस को आप बात करेंगे तो ये हो सकता है कि लेडीज थोड़ा दुर्बल है, क्योंकि उन लोगों में हार्मोनल इतना चेंजेस होते रहते हैं मासिक के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, और कभी प्रेगनेंसी के दौरान, मेनोपॉज के दौरान। तो जो ये हार्मोन्स उनको इस तरीके से ये करता है कि थोड़ा सा इमोशनल, कभी कभी वो वीक पड़ सकते हैं जी, डिप्रेस रह सकते हैं। लेकिन वो उस महिला के ऊपर है कि वो उसको कैसे ओवरकम करे। जी। डॉक्टर अनीता, हम लोग कहते हैं कि दोस्त बनाइए, अपना मतलब कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए, अपना फिटनेस को अच्छा रखिए, और जब आप अच्छे दिखते हैं और आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का मानसिक स्थिति कमजोर होने का चांस लेडीज में आना नहीं चाहिए। जी। डॉक्टर अनीता, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, संध्या दिल्ली से। संध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? मैं पूछना चाहती हूँ कि जो मेरा मासिक धर्म है वो बहुत ज़्यादा अनियमित है, और होता क्या है कि जैसे मैं अगर होने वाली होती हूँ मासिक धर्म, तो उससे पहले ही 1 हफ्ते पहले से ही मैं काफ़ी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, और बहुत ज़्यादा मतलब मेरी जो स्किन वगैरह है वो भी काफ़ी ड्राई हो जाती है, और पेन मुझे बहुत ज़्यादा होता है, और मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, लोअर पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि कोई उपाय बता देता हूँ। जी, ये जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और थोड़ा बहुत 1 हफ्ता इधर उधर होना नॉर्मली माना जाता है। अगर उससे भी ज्यादा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इधर उधर होता है, उससे मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। हो सकता है आपको पीसीएस हो, या तो आपको हो सकता है थायराइड का प्रॉब्लम हो, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, तो आप उसका जांच उसी हिसाब से करा ले। कभी अल्ट्रासाउंड भी करा के देख ले कि मतलब कोई सिस्ट विस्ट तो नहीं है ओवरी में, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और बाकी चिड़चिड़ापन को लेकर के, इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स बोलते हैं। उसके लिए आप मेंसेस के 10 दिन पहले प्राइमरोज ऑयल टाइप का कोई मेडिसिन आप ले सकते हैं, जिससे आपको काफी आराम मिलेगा। और पेन में मैं कौन सा ले सकती हूँ पेन किलर? मतलब कोई भी पेन किलर आप ले सकते हैं, एनाल्जेसिक, एंटी, कोई भी ले सकते हैं आप। हम कोई नाम लेंगे तो पर्टिकुलर उसका प्रचार हो जाएगा, तो आप कोई भी मतलब एंटी स्पैस्मोडिक जो है वो ले सकते हैं आप। जी जी।
धन्यवाद। जी चलिए संध्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर अनीता, एक सोशल मीडिया के जरिए एक महिला दर्शक ने हमारे से एक सवाल पूछा है कि महिलाओं के रोगों से जुड़े कौन कौन से मिथ हैं? कौन कौन से मिथ हैं? मिथ्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। महिलाओं को लेकर के तो तमाम भ्रांतियां हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर के हो, चाहे वो प्रेगनेंसी को लेकर के हो, चाहे वो आईवीएफ को लेकर के हो। तो उसके बारे में बात करेंगे तो शायद दिनों ही बीत जाएंगे। जैसे मैं देखती हूँ कि मुझे जो प्रेग्नेंट महिलाएं आते हैं वो 9 महीना रेगुलरली, हम थोड़ा छोटे शहर से हैं, गोंडा शहर से हैं, कोई दिल्ली लखनऊ से नहीं है। तो यहाँ के लोग, माँ बाप स्पेशली सास ससुर सोचते हैं कि अगर हम गर्भवती महिला को हर महीने दिखाएंगे तो दवा चलाएंगी कि बच्चा जो है 5 किलो का 4 किलो होगा, जो नॉर्मल पैदा ही नहीं होगा जी। तो वो दिखाने ही नहीं आते हैं कि डॉक्टर ऐसा दवा चलेंगे, वो चाहते ही है कि ऑपरेशन हो, और ऐसा मतलब दवा भी देते हैं कि बच्चे का 5 किलो से ऊपर हो। तो ये सब भ्रांतियां तो बहुत ज्यादा भ्रांतियां कई चीजों को लेकर के महिलाओं में है। जी जी डॉक्टर अनीता, एक और सवाल हमारी एक महिला दर्शक ने पूछा है कि सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर में क्या सबसे बड़ा अंतर है, और ये होता क्यों है, किस तरीके से विकसित होता है, शुरुआत इसकी कैसे होती है, और क्या इसको खत्म किया जा सकता है जड़ से? डिपेंड्स क्या स्टेज में है। आजकल इतने टेस्ट आए हैं, पैप्समियर होता है, और आप रेगुलरली गायनेकोलॉजिस्ट के टच में रहिए। वैक्सीन, एचपीवी का वैक्सीनेशन आया है शेड्यूल, उसको ले लीजिए। और ओवेरियन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर अब दो अलग अलग एक चीजें हैं। ओवरी तो मतलब यूट्रस के 2 साइड में है, उसका सिम्टम थोड़ा बहुत सिम्टम्स मेल तेल खा सकता है, जैसे पेन एब्डोमेन है तो वो इसमें सर्विक्स में भी हो सकता है, ओवेरियन कैंसर में भी हो सकता है। ओवरी एक अलग चीज है, सर्विक्स एक यूट्रस का मुंह को सर्विक्स बोलते हैं जी, और 2 यूट्रस के अगल बगल में जो 2 अंडाशय हैं उसको ओवरी बोलते हैं। तो इसके लिए आप रेगुलर टच में, अगर चेकअप आप गायनेकोलॉजिस्ट से करते रहेंगे तो वो आपको बता देंगे कि क्या क्या टेस्ट होना है, और यदि आपको होगी तो डिपेंड्स की क्या स्टेज है कि वो रिवर्सिबल है कि नहीं। अगर लेट स्टेज में आप पहुंचेंगे तो चाहे सर्जरी करे, चाहे कीमो करे, चाहे रेडियो करे, हो सकता है आपका सर्वाइवल रेट कम हो जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टेज इन विच यू प्रेजेंट टू द डॉक्टर। जी डॉक्टर अनीता, एक इसको लेकर भी बहुत बड़ा भ्रम है कि अगर हम नशे का सेवन करते हैं तो हमें कैंसर हो सकता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? और जिसको लेकर मैंने आपसे पूछा था कि ओवेरियन कैंसर, देखिए अगर आप तंबाकू खाते हैं तो मुंह में कोई पार्ट का कैंसर हो सकता है, सिगरेट पिएंगे तो फिर लंग्स के कैंसर हो सकता है, लेकिन मतलब कि सर्विक्स है उसके लिए पर्टिकुलरली कि स्मोकिंग या अल्कोहल से होता है कि ना, मुश्किल है, डिपेंड्स की विच पार्ट इज इफेक्ट जी। और इसके लिए कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं जो एक महिला के लिए उपयुक्त हो? अगर उसके पास कोई सीए सर्विस का सिम्टम ना हो, जनरली अगर वो टेस्ट कराना चाहती है तो क्लिनिकली गायनेकोलॉजिस्ट टेस्ट करेंगी, पीवी करके देख लेंगी, पैप स्मीयर करा लेंगी, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे सीए सर्विस के लिए। अगर उसको शक लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो और एडवांस टेस्ट वो करा लेंगी जी। बेसिक टेस्ट तो यही होता है कि गायनेकोलॉजी देख के पैप स्मीयर और अपना टीवीएस करा लेंगी जी। अगर इसके तरह अगर बात करें, यहाँ पर एक स्तन कैंसर भी बहुत महिलाओं में ये समस्या देखने को मिल रही है, बहुत सी ये समस्या बढ़ गई है, तो ऐसा होता क्यों है? और इसके लिए जो अच्छा सबसे इलाज हो, डाइट को लेकर हो, चाहे इलाज के प्रोसेस हो, क्या हो सकता है? देखिए क्यों होता है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसमें। मैं तो कोई भी महिला आती है, वो चाहे किसी भी एज की हो, उसको जब वो नहाती है तो 10 मिनट जरूर ब्रेस्ट एग्जामिन के लिए उसको देना चाहिए, और ब्रेस्ट को 4 सेगमेंट करके अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट, और वो पाम ऑफ द हैंड में उसको देखना चाहिए कि कोई लंप तो नहीं है। हफ्ते में एक बार ही देख ले वो। अगर उसको लगता है कि कोई छोटा सा लंप को दिख रहा है, गांठ में दिख रहा है, तो तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए और टेस्ट करा ले। वो अगर जरूरत पड़ेगा तो एनएसी करेंगी उस गांठ का, मेमोग्राम करा लेंगी, जो भी टेस्ट होगा वो सूटेबल करा लेंगे। चलिए डॉक्टर अनीता, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर तमाम विषयों को लेकर हमने चर्चा की और उम्मीद यही है कि आप तक एक सही और एक सटीक जानकारी पहुंची होगी। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट।
Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric.